हमारे पास पैसे कम होते थे लेकिन दिल बड़ा होता था। पहले इजाज भाई जिनके साथ करते थे उनके खराटे भर लेते थे रात के टाइम पे, फिर नीचे जाके यूनाइटेड होटल से कुछ रक्शे की पिटपटी से वो साथ ही ऐड कर लेना और सुबह जाके कसौटी पूछना, बताएं जी ये किसके खराटे हैं। मैंने हमेशा राशिद को एडमायर किया एज ए क्रिकेटर, आउटस्टैंडिंग। मारते तो आज काम तो ना करवाता ना, अगर आपने एक आधा बल्ला मार दिया होता तब। तो मैंने गुस्से में रात को कहा इनको तो सारे ये उल्टे भी हो जाते उन्हें समझ नहीं। मैंने आज तक अपने आप को कंसिडर ये नहीं किया था या मैंने किसी से ये बात नहीं की थी तो यार पाकिस्तान का टूर आ रहा है, इस टूर पे तो मैं जाऊंगा। नॉट इवन वंस इन माय लाइफ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ मौजूद राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। और हमने अपना जो वर्चुअल जख्मी चौक है उसमें अली ज़िया का जैसे हमने उनके करियर के साथ साथ हम चले, क्या उनकी सक्सेसेस थी और किस तरह ही स्लिदर्ड डाउन एट टाइम्स। और ऑब्वियसली उनका क्रिकेटिंग करियर कोई तशनगी रह ना जाए वो तो हमने पूछना ही है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने बताया क्या कंपटीशन था, किस तरह ग्रुपिंग होती थी, क्या माइंडसेट्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या इम्पेडिमेंट्स थे। और राशिद, मैं तो अक्सर सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे होते तो अली भाई अपने बारे में आज तक उनको नहीं पता लग सका कि उनके साथ क्या हुआ। बट आज हमारे साथ मौजूद है जी और हम उनसे अली ज़िया से बात करेंगे। अगर तो कोई जो बिट्स एंड पीसेस अबाउट हिज करियर, and then of course we would like to talk about his time as a match referee। और फिर इन्होंने कोचिंग में काफी कमाल किया और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साथ बहुत अच्छा मुंसलिक रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो अली भाई वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम राशिद और सब आपको। वालेकुम दोबारा से अली भाई। अली भाई आप जल्दी छोड़ के आपको राशिद के साथ भी मैच खेलने चाहिए थे यूबीएल से। मैं राशिद आया के साथ खेला हूँ, राशिद के साथ मैं खेला हूँ और आई मस्ट एडमिट कि मैं इत्तेफाक से इंडिया में वेटरन्स के मैचेस के लिए गया तो मुझे एक इनिंग तो डेफिनेटली मैंने हमेशा राशिद को एडमायर किया एज ए क्रिकेटर। यार बल्ला ही मार देते तो बल्ला मार देते तो आज काम तो ना करवाता ना, अगर आपने एक आधा बल्ला मार दिया होता तब। लेकिन कोची में मुझे याद है वेटरन्स पे राशिद ने 100 किया था जबकि हम मुश्किल में थे, तो इट वाज एन आउटस्टैंडिंग इनिंग। राशिद मेरे ख्याल में ने इन बैटिंग फॉर सम रीजन आइदर अपनी पोजीशन नीचे रखी हुई थी या उस वक्त शोली राशिद के जमाने में जो हमारे प्लेयर्स थे जो लेजेंडरी प्लेयर्स लाइक यूसुफ यूनुस इंजमाम वो इतने स्ट्रांग थे। अदरवाइज आई एम श्योर के राशिद की टेक्निकली गेम की समझ के लिहाज से he would have scored a lot more runs in international cricket। अजय भाई आप इस इंट्रो के बाद मैं जा रहा हूँ क्योंकि अब राशिद को संभालना मुश्किल। आपकी भी तो डॉक्टर साहब आपकी भी तो तारीफ करती थी, हैव अ वेरी गुड डिफेंस। अब राशिद तो टॉप का इम्प्रोवाइजर था। जी अली भाई, now anything about your cricketing career because we had an extensive review of your career। तो कोई अगर आपने कोई वाकया सुनाना है कोई वो आप जरूर बताएं, your experience and then of course मैच रेफरी का फिर मैं पूछूंगा। देखिए मैं इसको सब अप करता हूँ। I was very lucky in a very short time मैं सब कुछ खेल मैंने बताया जिसमें उस पर एरोगेंस आ गई। Earlier on there were great players, वो मेरा पीक टाइम भी नहीं था। जब मेरा पीक टाइम था आई डिजर्व द चांस, क्योंकि जब सलीम मलिक का डेब्यू हुआ है उस वक्त उसका अंडर 19 की परफॉर्मेंस उसका डेब्यू है 1981 अगेंस्ट श्रीलंका, और अगर आप 81-82 का सीजन निकाल लें तो आप मेरी परफॉर्मेंस देखें। मैं 40 में भी नहीं था कैंप, ठीक है। मैं अब छोटा सा एक वाकया आपको बता दूं, जब 84-85 में मैं श्रीलंका के लिए सेलेक्ट हो गया और बाद में वो टीम चेंज हो गई, जैसे वो बात भी कर रहा था कि अंदर जाके मेरा कहने वाला कोई नहीं था तो वो 5-6 ओपनर्स ले गया, मिडिल ऑर्डर कोई नहीं लेके गया। और फिर उसके बाद भी ये हुआ कि मैं अब्दुल कादिर के पास गया, राशिद उस वक्त बात हो गई कि सपोर्ट की, और अब्दुल कादिर ने हमेशा मुझे एडमायर किया मेरी क्रिकेटिंग एबिलिटी को। उसने इंटरनेशनल लेवल पे जब बात की कि ये बंदा था ऐसे, जब मैं उसके पास गया तो मुझे अफसोस हुआ बिकॉज आई डोंट नो मुदस्सिर से भी उसकी लड़ाई हुई थी एंड ही थॉट कि हम रिश्तेदार हैं, तो मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया गया। मैं वहां बैठा रहा थोड़ी देर, वो प्रैक्टिस करता रहा, मैं आई कुड अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनली वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। बट व्हेन ही केम आउट ना, जब मैंने उससे बात की ना कादिर से, नो रिग्रेट्स टू बी ऑनेस्ट, ही वाज अ ग्रेट फ्रेंड, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। उसकी क्रिकेट में तो मेरे ख्याल में मेरे लिहाज से ही वाज द ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर एज फार एज वेरिएशन था।
तो वो नहीं लगा। आपको पता चल जाता है कि आपके जो ताल्लुकात होते हैं। तो मैंने कहा कि बाकी भी बड़े लोग टूर के बाद गए और खास साहब ने भी मुझे कहा है, तो कादिर आप भी कहना। अच्छा ठीक है, लेकिन लोग ड्रॉप होते हैं, कोई नहीं, मेहनत करते रहो। ही वाज़न्ट वो कादिर जो मेरे साथ बात करता होता। एनी टाइम गुजर गया, मुझे नहीं बुलाया गया। अच्छा, जिस दिन मंजूर लाई उस टूर पे गया बाद में एज ए रिप्लेसमेंट, मैं उस वक्त भी 100 करके बैठा हुआ था कजावी स्टेडियम में और थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था क्योंकि आउट हो गया हुआ था 100 के बाद। तो मैंने मंजूर को देखा, मैं कहा तू मैच नहीं खेल रहा? कहता नहीं, मैं तो न्यूजीलैंड जा रहा हूँ। वो ट्राई सीरीज जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी, आपको पता है, वो 82-83, जिसमें जिसमें एक्चुअली जावेद मियांदाद को भी वापस भेज रहे थे। वो जावेद ने महल शायद पत्थर मार दिया था इन श्रीलंका और बहुत ही बैड फॉर्म में था। ठीक है ना, लक एंड अपॉर्चुनिटी कितने इंपॉर्टेंट है। मियांदाद वाज रियली स्ट्रगलिंग उस सीरीज, इमरान ने उसको बैक किया, सबको पता है। और टिल शारजा के वो छक्के तक और 100 के तक मियांदाद वाज इन रियल ट्रबल। ऐसे लगता था जैसे कर्टन्स ऑन हिज कैरियर। बट अल्लाह पाक ने उसे चुना हुआ था फॉर ग्रेटनेस, उसकी डेस्टिनी फॉर ग्रेटनेस, बिकॉज ही वाज अ ग्रेट प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं। ग्रेट प्लेयर इन अ सेंस, अ मैच विनर। जो मैच विनर है, मैं तो मेरी आगे जब आप सिलेक्शन की या किसी की बात करेंगे तो उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं जो मजेदार वाकया बताने लगा वो ये है कि जब मैंने उन दिनों कैंप लगा हुआ था पाकिस्तान और टीम बता दी गई थी वो बाद में, फिर जब खत्म हुआ तो मैंने नजर मोहम्मद साहब से ना, हम कप्तान जी कहते होते थे मुद के, तो हम क्या करते थे कि जब वक्फा होता था तो मैं, वसीम अकरम, मुदस्सिर और कप्तान जी को लेकर ना आइसक्रीम खाने चलते थे बीच में। आइसक्रीम के बड़े शौकीन थे नजर मोहम्मद साहब। तो मैंने उनसे हमें एक सवाल किया कि मैंने कहा कि इस दफा तो आपने मुझे मतलब काफी बुलाया है, मतलब मेरा नाम भी चल रहा है, तो ये मुझे ये समझ नहीं है कि पिछले 4-5 सालों से भी मैं कर रहा था, वो जो वालिस बताइस वाली बात रहेगी वो भी मैं अभी करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता क्या था उस वक्त। आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, सपोर्टर्स है, आप लोग भी सपोर्ट करते हो जो परफॉर्मेंस देते हैं। आजकल मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग 400 रन करते थे तो मैं ऑलमोस्ट क्रिकेट छोड़ चुका था, तो ऐसे मैच रफी था तो वो आते थे कहते थे यार 400 रन किए, मेरा नाम नहीं आया। मैं आपसे ऑनेस्टली एक बात कर रहा हूँ, उस पीरियड में मैंने जितनी दफा भी रन किए हैं, मैंने आज तक अपने आप को कंसिडर ये नहीं किया था या मैंने किसी से ये बात नहीं की थी तो यार पाकिस्तान का टूर आ रहा है, इस टूर पे तो मैं जाऊंगा। नॉट इवन वंस इन माई लाइफ। ये मैं आप आज से एडमिट कर रहा हूँ विद फुल ऑनेस्टी कि मैं रन करने के बावजूद ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, बिकॉज आई हैड सेटबैक्स शुरू के जब वो पीरियड आ रहा था। तो उन्होंने मुझे पता क्या जवाब दिया, और शुक्र कर तेरा मैं नाम ललता सी, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹਨੇ 1000 रन भी ਕੀਤੇ ਹੋਣ ना ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं पता होता। सो इमेजिन जो आप वो राशिद बात कर रहे थे ना कि क्यों नहीं होता था, क्योंकि अगर आपका उस सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि मैचेस तो देखते ही नहीं थे ना सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग था, ना प्रेस उस वक्त स्ट्रांग था। एक वहां से डॉन निकलता था, एक इधर से पाकिस्तान टाइम्स निकलता था, तो उनमें से कितने इंग्लिश भी पढ़ते थे ये भी आपको पता है, अखबार तो ना देखते थे। तो मैं हैरान परेशान हो गया और उसी से मुझे अंदाजा हुआ कि आप अंदाजा लगाएं कि जो मैंने 1000 रन का और 5 इंडिया के मैचेस हुए, मैं 5 साइड मैचेस में नहीं था। आई हैड स्कोर्ड 1000 रन्स अ ईयर बिफोर, एक साल पहले मैंने 1000 रन किए थे और उसमें मेरा सीक्वेंस वो बीच में काट गया। सीक्वेंस क्या था, 89 नॉट आउट, 20 नॉट आउट, 20 17 पे आउट, 70 समथिंग जो मैंने कहा कि वसीम ने कहा कि तुम ही जितवा सकते हो, और 52 पे जिस मैच पे बाद में बाबर बिशारत की वजह से वो मैच अबैंडन्ड हो गया। सो आई वाज बैटिंग विद एन एवरेज ऑफ 120 प्लस। 3 फुल इनिंग्स खेली, एक में 89 नॉट आउट किया, एक में 70 कुछ नॉट आउट किया, एक में 50 पे स्टॉप हुआ था, 52 पे इलियास खान से। तो वालिद साहब मैनेजर भी थे नेशनल बैंक के, और 5 साइड गेम्स का मतलब आपको पता है राशिद, 55 प्लेयर्स, 55 प्लेयर्स का 5 के 30 बैट्समैन, 30 बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान। आई वाजंट सिलेक्टेड। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आई, या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया या उसके बाद 3 वनडेज के लिए। तो बेसिकली 8 साइड गेम्स और 88 मतलब 8 में 48 बैट्समैन ट्राई हुए, कुछ को डबल भी ट्राई किया। सो
ये वो रिग्रेट से जो मैं खत्म करना चाहता था क्रिकेट के बारे में। बाकी फाइनली क्रिकेट के बारे में एक बात कर दूं, और मैं जब प्रेजेंट करता हूँ ना कोचेस को या बच्चों को, तो उन्हें एक बात बताने की कोशिश करता हूँ, यार आज आपसे भी शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने खुल के बताया कि एट द टाइम जब वो पहला आया था, आई डिड नॉट डिजर्व, मैं खुद कह रहा हूँ, बिकॉज दे वर फार बेटर प्लेयर्स मेरे से, एंड दे वर फार बेटर परफॉर्म। एक चौथी नंबर की जगह खाली थी, और उस वक्त मियादाद वाज वे अहेड ऑफ मी इन टर्म्स ऑफ उसके साथ। लेकिन एक बात मैंने जब क्रिकेट खत्म की, तो मैंने शीशे के सामने जाके अल्लाह पाक से माफी मांगी, और वो माफी और अल्फाज में आपसे शेयर कर रहा हूं आज कि अल्लाह पाक, तूने मुझे बहुत टैलेंट दिया था, मैंने उसके साथ इंसाफ नहीं किया, सो मुझे माफ कर दे। तो यहाँ पे मैं अपनी क्रिकेट कैरियर को क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा अली भाई, and then you obviously got into coaching, or in between you were a match referee in the first class level. तो आपने इसमें नहीं देखा कि आप आईसीसी के मैच रेफरी बन सकते हैं? You could be picked up. क्या what stopped you? अली भाई और डॉक्टर, आप बड़े सीरियस बातें हो गई। ये डॉक्टर का सवाल बड़ा वैलिड है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कुछ वाकयात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपका तो साथ रहा वो पापा जी के साथ रहा, फिर एहतिशामुद्दीन साहब के साथ रहा बहुत ज्यादा, फिर सैफुल्ला भी बीच में आ जाता है, हमारे यूबीएल की जो कमांड थी, तो वो क्योंकि आप तीनों नेशनल बैंक के की प्लेयर थे, और फिर यूनाइटेड बैंक में आप तीनों ही आ गए, तो कुछ वाकयात उस जमाने के बताएं जो कि चम्मो भाई का तो, एहतिशामुद्दीन साहब का तो बहुत मशहूर है कि यूबीएल गए तो वो 60 आउट करते हुए उन्होंने 50 या 45 आउट किए, तो इरफान साहब ने पूछा कि भाई आपने आउट नहीं किए, उन्होंने कहा आधे तो या 20 तो आपके आउट हर सीजन करता था, इस वजह से इस दफा कम आउट किए। तो ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा उस जमाने में सुनने में मिलते थे, तो कुछ शेयर करें अच्छी यादें जो कि यूपीएल बिल्कुल, के साथ बल्कि मैं ये दो तीन वाकयात शेयर करूंगा। एक तो गोल्डन डेज थे राशिद, ठीक है, हमारे पास पैसे कम होते थे लेकिन दिल बड़ा होता था, हम इकट्ठे जाते थे, और वैसे तो हमने उस्ताद एहतिशाम साहब को बनाया हुआ था, और वो हमेशा क्या करते थे कि बिल, वो खाने के पैसे हमारे बिल में से निकाल लेते होते, क्योंकि पैसे भी सबसे ज्यादा उन्हीं के पास होते थे, तो हम कहते थे पैसे आप दे दो, हम आपको देंगे। हम बीच में उन्हें तंग भी करते थे, वो पीछे भी पड़ते थे, तो इवेंचुअली उन्होंने यही तरीका ढूंढा था कि पैसे में देते ने वो क्या करते थे, अगर हम 6 गए हैं तो पैसे वो 5 पे डिवाइड करते थे कि मैंने पैसे दे दिए, ठीक है ना, तो आप लोग दोगे, ठीक है, हालांकि सबसे ज्यादा खाते थे। फिर इसी तरह जब नेशनल बैंक में ना एहतिशाम, जहांजेब, इकबाल भट्ट, मोदी अल्लाह जन्नत से, वो भी बड़ा खाने वाला था, अच्छी खुराक थी उसकी, तो ये क्या करते थे, मुझे, जमील को और पापा जी को ढूंढ के लेके जाते थे वो मुल्तान में वो कढ़ाई के लिए, जी जी, क्योंकि इनका गुजारा तभी होता कि हमने थोड़ा खाना होता था, मतलब बहुत थोड़ा नहीं खाते थे, इनके मुकाबले में काफी थोड़ा खाते थे, तो ये एक्स्ट्रा खाने के लिए ना हमें हमें ढूंढ के लेके जाते थे, ये खास तौर पे कि चलो जी। तो ये जो था ना, ये गोल्डन डेज थे कि केयर बहुत थी, हम सोशलाइज बहुत करते थे, इंजॉय करते थे, जीरो पे आउट हो गया, कुछ भी आउट हो गया, वो कहा क्रिकेट की कोई गल नहीं करती, ग्राउंड में चम्मू ये कहता होता था, चम्मू हम कहते होते थे शाम को, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो पापा जी के साथ और कितने वाकयात हुए इस लिहाज से, मजाक वाले, लेकिन हमने वो इंजॉय किया फिर उस लिहाज से। सैफुल्ला के साथ तो खैर आम ही होता था कि वो कभी उसके इस तरह पहले इजाज भाईजान के साथ करते थे, उनके खराटे भर लेते थे रात के टाइम पे, वो छोटा मिनी आता होता था टेप रिकॉर्डर, फिर नीचे जाके यूनाइटेड होटल से कुछ रक्शे की वो पिटपटी से साथ ही ऐड कर लेना, और सुबह जाके कसौटी बूझना, बताएं जी ये किसके खराटे हैं। तो उसमें एक दफा तो उन्होंने वो टेप रिकॉर्डर पकड़ के, उन्हें पता चल गया, उन्हें दीवार में मार के तोड़ दिया, और हम बर्दाश्त करते थे कि जी अगर मजाक कर रहे हैं तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस तरह सैफ के साथ बहुत मजाक होता था, आपको पता ही है इस लिहाज से। और भट्ट साहब तो बहुत ही मुंह जोर थे ना। भट्ट साहब का जो सबसे मजेदार वाकया है वो है कि हम एक सेमीफाइनल खेल रहे थे इन पेशावर में,
अगेंस्ट, और सलीम जाफर वाज रियली क्विक, तेज था उस वक्त। पेशावर में पीआईए वर्सेस यूनाइटेड बैंक सेमीफाइनल था, तो मैं जहीर भाई भी खेल रहे थे, ग्रेट प्लेयर। तो हम लोगों ने पहले बैटिंग की, 200 समथिंग हमने किया, उसके बाद उनकी बारी। तो इरफान मिर्जा साहब की आदत ये थी कि वो जब सीरियस बैठे होते थे, जो यूबीएल की एक खराबी थी ना, जो आपने भी आके खत्म की और उसके बाद पापा जी ने पहले खत्म करने की कोशिश की, कि एक दूसरे पे इल्जाम बड़ा डाला जाता। जी 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 जी। ये जब इरफान मिर्जा से बात होती थी, वो आप लोगों ने आके खत्म की जरा। और हम उससे पहले पापा जी, जब हम नेशनल बैंक वाले आए ना, तो हम जरा मुंह फट भी थे, आप ये कह लें। तो हमने खत्म की थी कि ये, क्योंकि बेचारे वो तो बोलता नहीं था, मर्चेंट या महमूद रशीद, तो इसमें भी इतराज है, तुमने रो पी ली है, तुमने चने खा लिए हैं। तो मैं तो बोल पड़ता था कि उससे क्या फर्क पड़ता है, बैट पकड़ा हुआ है उसने, आंखें उसकी हैं, चने या रो से क्या फर्क पड़ता है, और पेट किसी वजह से भी खराब हो सकता है, 5 स्टार होटल में भी खाना खाने से। तो वो हुआ ऐसे कि, तो वो उस वक्त जब आप टीम का हिस्सा होते थे और अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो समझो कि आप उनके लिए स्टार। तो मुझे याद है अच्छी तरह कि हबीब साहब भी होते थे, तो हम लोग ना पेशावर के वॉशरूम में गए, तो पीछे पीछे आ गए। तो अब हमें भी ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो कहते हैं हम रुक गए, तो उन्होंने कहा बट इधर आओ, इधर आओ, बस तुमने एक सीधा बॉल कर देना। मैं हैरान हुआ, किसको, वो बट भी हैरान हुआ, बस तुमने एक सीधा बॉल कर देना उसको। तो फिर बात खत्म हो गई, अच्छा जी ठीक है। तो बट साहब ने एक ईसी मारी जहीर भाई को, सीधी सी, वो काफी लो रहा, नहीं तो जहीर भाई कहाँ आउट होते थे स्पिनर से, जितने ग्रेट प्लेयर थे वो इनसाइड एज लगा। स्लोनेस ऑफ द पिच थोड़ी सी स्लो हो गई, आपको पता है, तो जब स्लो हो जाती है तो कट मारने पे आप जाते हो तो इनसाइड एज लग के वो बोल्ड हो गए। वो आ गए, हम भूल भी गए। तो फिर इत्तेफाक से हम वॉशरूम में ही जा रहे थे, तो वो आए, तो वो जो हबीब साहब थे ना, वो इरफान साहब से ऊपर वाले हो, तो बड़े खुशियों जितने वेल डन बट बराबर। तो अब हबीब साहब को बताने के लिए, बट मैंने तुम्हें क्या कहा था, कि उसको भी समझ नहीं है कि क्या कहा था। मैंने कहा तुम्हें कहा नहीं था कि जहीर भाई को एक सीधा बॉल कर देना, फिर तुमने किया। उसने कहता है हाँ, मैं क्या इसका रहता ही सीधा है, तो आपने कौन सा इसको बता दिया, इसको तो बताया कि स्पिन करना होता है। तो इस तरह के और वाकयात होते थे। लेकिन मैं यंगस्टर्स को ये कहता हूँ कि मैं ये कभी मैच नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, हमारी क्रिकेट के बाद ना फास्ट बॉलर्स का ईरा बहुत ही आउटस्टैंडिंग आया, ठीक है। स्पिनर्स का ईरा आई थॉट हमारा ईरा बहुत आउटस्टैंडिंग था, लाइक नजीर जूनियर, इकबाल कासिम, अब्दुल कादिर, इजाज फकीर, यू नेम, जो नॉर्मल टीम से भी, कासिम मेहदी, आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स थे, जो खुर्शीद भाई अपनी चलाकियों से आपको आउट करता, रकीब सर, बट रकीब सर आउटस्टैंडिंग। लेकिन जो था ना इलियास खान, फिर तसीब भी उसी एरा में रहा, लेकिन जो था ना फास्ट बॉलिंग का एरा, मेरा ख्याल में उस वक्त चलाकियों से तारिक वहाब बहुत ही आउटस्टैंडिंग न्यू बॉल बॉलर था, इत्तेशाम ऑल टाइम ग्रेट मेरे ख्याल से, लियाकत अली वेरी इंटेलिजेंट, बाकी अफजाल बट, वो उसने किसी को खोता कहा था, इनफैक्ट हम उसे खोता बॉलर कहते थे, कि बॉल बिल्कुल ही पुराना हुआ है तो उसको दे दो तो वो लगा रहेगा। ही वाज अ वर्क्स, मतलब जिसको कहते हैं ना वर्क हॉर्स, मतलब वो बहुत ही पुराना बॉल भी अच्छा करता था, बहुत हार्ड वर्किंग, और घबराया कभी नहीं था। बट आई थॉट द स्टैंडर्ड ऑफ बॉलिंग इंक्रीज किया हमारे इराक में, एंड हो रहा था इरा, जब मैंने अजीम हफीज या इसको, वकार को तो शायद मैंने नहीं खेला, ऑब्वियसली वसीम को मैंने खेला है, अजीम हफीज को तो काफी खेला है, लेकिन इरा उसके बाद ट्रू फास्ट बॉलर्स का है, जो स्पीड में भी तेज थे। हालांकि हमारे उतने भी स्पीड में थे, सप्तैन हैदर 20-20 गज से आके बॉल करते थे, बट दे वर नॉट दैट इंटेलिजेंट। और समझ जो वकार, वसीम, अकरम, मोहम्मद अकरम, फिर ये वर्क हॉर्स की तरह तनवीर, और भी बहुत से बॉलर्स आए जो एक्चुअली क्वालिटी बॉलर्स। सो आई थिंक ये डिफरेंस था ना। और बाकी हम लतीफों से नहीं घबराते थे। लतीफों की मुझे अच्छी तरह याद है, विद सॉरी टू इसाक पटेल भाई, हम लोगों के तो लतीफे होते थे ना, तो एक ऐसा हुआ कि हम बहावलपुर जा रहे थे, तो सबसे अगली सीट पे इसाक भाई बैठे हुए थे। तो हालांकि इसाक भाई के हिसाब से मैंने नहीं कहा,
आगे बट भी बैठा हुआ था, आगे मसूद अनवर भी बैठा, सबसे अगली सीटों में, और शीशे से बाहर मुंह निकाल के देख रहे थे। तो मैं सबसे एंड में एंटर हुआ, कोई चीजें लेने गया हुआ था बाहर, तो मैं कहा चलो मुंह अंदर करो, वो लोग समझन के बांदरा की टीम जा रही तो इस तरह की जुगते, इस तरह के लतीफे, वी रियली एंजॉयड इन यूबीएल भी। बट उसके बाद फिर, क्योंकि आपकी जो सीरियसनेस है ना, वो विद इन योर सेल्फ होती है। ड्रेसिंग रूम में सबको पता होता है एज प्रोफेशनल, आपको जबरदस्ती डंडे की जरूरत नहीं होती। उन्हें पता होता है जो ट्रू प्रोफेशनल टीम्स है, लाइक डिपार्टमेंट्स हमेशा ट्रू प्रोफेशनल होती नहीं कि कौन सा सीरियस टाइम है, नो जोक्स। लेकिन कई दफा सीरियस टाइम पे भी ना थोड़ा सा मजाक करने से लोगों की टेंशन दूर हो जाती है। आ जाए फिर ये दोबारा है, और मैच रेफरी कभी एंड याद आए तो आपको जरूर बताएं। मैच रेफरी भाईजान। नहीं, देखिए उसको तो थोड़ा सा और आगे कर लेंगे। मैच रेफरी फिर आपके ख्वातीन टीम के भी शायद कोच रहे, उसके बाद रीजन के लाहौर के भी रहे, मुल्तान के भी मैं रहे। इसको बड़ी जल्दी से स्किप कर जाता हूँ, मैं बड़ी जल्दी से आपको बता देता हूँ पाकिस्तान के सिस्टम पे नहीं बात। अली भाई मुझे बताएं कि अगर मुद्दी भाईजान कहीं विमेन का कोच हो जाते तो मुसीबत ही बढ़ जाती, नहीं? किसके? अगर मुद्दी भाई वुमेन टीम के कोच हो जाते तो मुसीबत ही पड़ जाती। उन्होंने तो हर 2 लफ्जों के बाद बहुत खिलाफ दे देना था, है? बहुत मुसीबत। वैसे तो मैं कहता हूँ रमुद कि तेरे से बात करने की ना हेडफोन की जरूरत है, क्योंकि वैसे तो समझ आनी नहीं, तो कान फटने से बच जाएंगे। मैच रेफरी पे मैं बड़ा शॉर्टली वुमेन और इसको सारे कर दूंगा, फिर कोचिंग पे आ जाएंगे। जी जी, ठीक है। मैच रेफरी पाकिस्तान में पता क्या सिस्टम है? पाकिस्तान में मैं आमिर सुहेल का भी एक सुन रहा था। आमिर सुहेल ने भी कहा एक दफा कि जी मैं खेला, चंद मैच खेला हुआ था, तो जब मैंने कोई अपनी बात करने की कोशिश की तो किसी ने कहा तुम कितने टेस्ट मैच खेले हुए? तो हमारे यहाँ जो 5 वनडे खेल है, 5 फर्स्ट क्लास खेल है, 15 वाला उससे ज्यादा अक्लमंद है, और जो 15 खेल है 40 वाला उससे ज्यादा अक्लमंद है। और ये सेम अप्लाई करता है टेस्ट क्रिकेट और वनडे। ठीक है। अंटिल कि आप लेजेंडरी क्रिकेटर हो, ठीक है, और आपने पूरी दुनिया को खेला है, स्टिल आई बिलीव राशिद कि देखिए जो एक्सपीरियंस है ना, आप उसे किसी हद तक शेयर कर सकते हो, लेकिन आपकी बातों से मैं कुछ गेन नहीं करूंगा एक्सपीरियंस। बड़ा मशहूर चाइनीज प्रोवर्ब है, बड़ा मशहूर चाइनीज प्रोवर्ब है, आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू इट आई अंडरस्टैंड इट। सो सुनने के बाद 90% बातें भूल जाती अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। आप देखोगे, आप उनके साथ करोगे, अपनी बैटिंग देखोगे, राशिद की वीडियोस देखोगे, ग्रेट प्लेस दूसरों की वीडियोस देखोगे, आप कुछ सीखो। ठीक है। जैसे मैं ज़हीर भाई की, तो मेरी भी बैकलिफ्ट हाई, लेकिन यू डू इट, काइनेस्थेटिक एक्टिविटी, काइनेटिक एक्टिविटी करेंगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ, और एक्सपीरियंस आता है बाय डूइंग इट, जब आप मिडल में होते हो। अब मेरे एक सवाल था, एंड विद नो मतलब कोई अंडरग्रेड नहीं कर रहा मैं बस किसी को। अब इशफाक, एक हमारे फास्ट बॉलर थे वसीम अकरम ने खेला, मैं जस्ट एक मेंशन कर रहा हूँ, वो किसी और नाम को भी मेंशन कर सकता हूँ। वो एम्प्टी स्टेडियम अगेंस्ट जिम्बाब्वे खेले, ठीक है, 3 टेस्ट मैच मेरा ख्याल खेला, ठीक है। तो उसमें या 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाले के एक्सपीरियंस में क्या फर्क होगा? I can't see a test player having more experience other than क्या 50, 60, 40, 50 मैचेस खेले हो, डिफरेंट कंट्रीज में गए हो। एग्री, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, मैच रेफरी का भी यही हिसाब था। I'll come back to the मैच रेफरी। हमारे यहाँ कोचिंग में भी ये है, वो आगे बात करेंगे कि जी आप अगर टेस्ट प्लेयर हो तो आप आईसीसी में जा सकते हो। अब मुझे याद है कि ब्रिगेडियर राणा भी आईसीसी में मैच रेफरी बन के गए, मैं एशिया कप में मैच रेफरी बन के गया, इंटरनेशनल एशिया कप में। तो जो भी रिपोर्ट दी गई मुझे बताया गया कि बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, बट उसके बाद मैं कभी नहीं गया। ठीक है। अभी तक जितने भी इम्तिहान ऑफ कोचिंग हुए हैं या मैच रेफरी के, ठीक है, अल्लाह के फजलो करम से आई केम आउट ऑफ दैट एट द टॉप। ठीक है। हत्ता कि मैं आपको ये बताऊं कि जो डकवर्थ लुइस आया था, और ये सबको पता पीसीबी में, साकिब सबसे पुराना, मैं चूंकि साइंस कर रहा था, अलजेब्रा वगैरह मैथमेटिक्स भी कर रहा था, बाद में एफएससी में फिर आपको जाके चेंज करना पड़ता है कि आप मैट्रिक तक तो मैथमेटिक्स भी होती है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी होती है।
तो डकवर्थ लुइस का जो मैनुअल था ना, उस वक्त ये सीडीज वगैरह नहीं आई हुई थी, ये मैंने लेक्चर्स दिए थे। और वो लेक्चर्स क्यों दिए थे? गुस्से में, क्योंकि मुझे मैच रेफरी चुना नहीं गया। माजिद भाई थे उस वक्त सीईओ, उन्होंने नसीर मलिक को, इत्शाम को, ये टेस्ट प्लेयर थे, उनके एज ग्रुप के थे, उन्हें मैच रेफरी बना दिया। डकवर्थ लुइस आ गया हुआ, तो मैंने गुस्से में रात को कहा इनको तो सारे ये उल्टे भी हो जाते, इन्हें समझ नहीं आता। तो मैंने पूरी रात डकवर्थ लुइस पे डिफरेंट सिनारियोस करके ना, तो अगले दिन भी करके ना, तो मुझे आ गया। ठीक है, तो वो जो मजाया जो है ना, वो भी आपसे शेयर कर दूं राशिद, इसमें मजा भी है थोड़ा सा, कि अगले दिन मैंने उसको कहा हाँ जा रहे हैं ना नसीर मलिक को, क्योंकि हालांकि मैं यूबीएल में ऑब्वियसली चला गया हुआ था। मैंने कहा जा फिर, तेरा वो बादल भी आ रहे हैं वहां पे। तो वो गालियां निकालना शुरू हो गई। तो उसने मुझे ऑफर की कि मेरी बात सुन, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे घर से पिक करूंगा, ठीक है, तेरा सारा खर्चा करूंगा, रात को तुझे वहां से गुजरावाला से बटेरे वगैरह सब कुछ खिलाऊंगा, तो ठीक है तू मेरे साथ चल। अब मैं तुझे गुस्से में था, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि तू मुझे टेलीफोन कर लेना, जब रुकेगा ना वो मुझे सिनारियो बता देना, तो मैं तुझे बता दूंगा कि ये है, ठीक है। तो वो चला गया, तो वहां पे जाके बारिश, वाकई थोड़ी सी बारिश हो गई और बादल आ रहे थे, बारिश हो गई। तो जब मैच रुका ना, तो उसने मुझे फोन किया, ओए इस टाइम पे रुकी है, ठीक है, और मुझे लगता है कि जो ये ना कि ये बार बार रुकेगा। मैं कहता तो बार बार जब रुकेगा ना, तो तेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं तुझे सारा बता दूं। अभी तो मैं तुम्हें करके बता देता हूँ, तो कोशिश कि तू अंपायर्स को कंट्रोल कर। जैसे अंपायर जाके बाहर आ रहे थे ना, अभी तो वो अंदर ही थे, तो उसने शोर मचा दिया ना, बारिश आ रही है, बदल आ रहे हैं, तो वो अपना फोन ऑन रखी। तो वो कहता है अंपायर्स को, जब अंपायर्स को एक साइड पे जाके ना 4-5 गालियां निकाल के कहता है, अगर तुम दोबारा मैच शुरू किया ना, उनमें से 2 अंपायर जो थे आए भी उसके साथ ही हुए थे लाहौर, अगर तुम दोबारा मैच शुरू किया, वो पता नहीं शायद ए टीम का था, कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ अगर तुम मैच नहीं शुरू किया, मैं तुम लोगों को खाना भी खिलाऊंगा। तो ये डकवर्थ लुइस के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो वो कभी वो ये था कि यार सिर्फ टेस्ट प्लेयर जा सकता, तो सिर्फ टेस्ट प्लेयर जा सकता मैच। अली भाई ये कॉम्प्लेक्स तो मैं भी, अली भाई ये कॉम्प्लेक्स तो मैं भी रोज सहता हूँ ना। ये जब शुएब अख्तर और ये मिल जाते हैं, राशिद लतीफ, तो मुझे कहते हैं आपको क्रिकेट का नहीं पता, आप चुप करें, हम टेस्ट प्लेयर हैं। तो ये तो मैंने भुगता हुआ है अली भाई। नहीं, हम लोग कभी भी टेस्ट प्लेयर नहीं बोला, सिर्फ हमने कहा हम क्रिकेटर हैं। देखिए टू बी ऑनेस्ट, देखिए मैं ये सुनता रहता हूँ आपकी ये स्कर्मिशेस हैं और ये छोटे मोटे है, ये एक्चुअली प्रोग्राम को अच्छा भी करता है। जब आपने मुझे कहा, और मैं आपके 2-3 प्रोग्राम्स देख चुका हूँ, वो बहुत ही मजेदार थे। ये जो यूट्यूब पे ये हो रहा है, मैं पता क्या फील कर रहा हूँ कि मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ और मैं राशिद से और आपसे एक जनरल गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मुझे खुल के करनी चाहिए ये बात। तो ये जो जब ये बात करते हैं ना, हम क्रिकेटर हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनफेक्ट जो स्टैट से हटके हैं, जो शायद टेक्निकल साइड से, जो ह्यूमन मैकेनिक्स है उसके लिहाज से ऑब्वियसली ये आपसे मैच नहीं कर पाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द टैक्टिक्स ऑफ द गेम, इनका एक्सपीरियंस श्योरली ये थोड़ा इनका अपर हैंड होगा। बट ऑब्वियसली जब तक आप किसी भी प्रोग्राम में अली भाई एक और बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, कोविड-19 पेंडेमिक है, जब मैं डॉक्टरी शुरू करता हूँ ये दोनों मुझे चुप करा देते हैं। नहीं, उस पे तो मैं कहूंगा राशिद, टू बी ऑनेस्ट, ही इज द बेस्ट, स्पेशली ये स्टमक के बारे में। और इनफैक्ट मुझे याद है मैं लाइजॉन कर रहा था ब्रायन हेस्टिंग को, तो एक दो डॉक्टर जो लोकल आए उन्होंने देखा, बट जब नुमान न्याज भी उस वक्त शायद मैं पाकिस्तान टीम के साथ थे। ये वो सीरीज है जिसमें यूनुस खान का श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू था इन पिंडी, तो ये लाहौर का मैच है। तो डॉक्टर साहब आए और उन्होंने कहा कि पता नहीं इंटरनल ईयर है या क्या था, इंटरनल ईयर कहते हैं उसे, इंटरनल ईयर लैम्ब्रोथाइटिस था, बिल्कुल। मेडिकल अली भाई डॉक्टर में ये नंबर 1 है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। डॉक्टरी में तो शक ही नहीं है कोई भी, ये तो पाकिस्तान का नंबर 1 है। बाकी हम क्रिकेट स्टैट्स में भी, अब तो क्रिकेट स्टैट्स में अगर 2 लोगों को मैं गुरु मानता हूं, तो एक मिर्जा इकबाल बेग को, ठीक है, और एक डॉक्टर साहब को, और इनकी कलेक्शन
तो मेरा ख्याल है जी जी, जो हाफ हाफ कंट्रीज है उनके पास भी नहीं होगा। हाफ हाफ टेस्ट बस प्लेयर तो ये अब भी मेरा है। ख्याल है अली भाई आपसे अच्छा इंटरव्यू दिया ही किसी ने चले अब नहीं। आ जाए एनसीए पे आ जाए अब। एनसीए। एज ए अच्छा कोच। अली भाई मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आई हैव सीन यू वर्किंग इन द नेशनल क्रिकेट एकेडमी। आई हैव सीन योर कमिटमेंट, आई हैव सीन योर एग्जीक्यूशन, ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन, एंड आई हैव सीन योर डेडिकेशन, कमिटमेंट। लेकिन आई स्टिल रिग्रेट कि दे लॉस्ट यू। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बट आई रिग्रेट दैट दे लॉस्ट यू। अब आप जरा बताएं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी, कोचिंग, एवरीथिंग यू वांट टू टेल। मैं अपने आप को डिफाइन करता हूं एज ए कोच, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे मैंने क्रिकेट के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, उसका कोच, क्योंकि मैं ऑलराउंडर था ना, एंड अ वेरी बबली सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर, आई कुड डू एनीथिंग। तो मैं जब टीम कोच बना ना, दे आर रियलाइज कि आई एम टू इमोशनल। मैंने आज तक जब मैं अपने कोचेस से बात करता हूँ तो मैं ऑनेस्टली उन्हें कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे से बहुत ज्यादा गलतियां स्टार्ट में की थी, ठीक है, लेकिन मैंने एक पाथवे चुन लिया। आप लोग ना डिसाइड नहीं कर पाते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है बिकॉज अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, तो हर कोच सिर्फ जॉब चाहता है। वंस ही गेट्स अ जॉब ना, वो उसी के इर्द गिर्द रह जाता है, क्योंकि वो उसकी जरूरत है पैसा। तो पैसा जब उसकी जरूरत है तो उसको आप किधर भी मोड़ सकते हो, वो मोम का बन जाता है, मोम बिल्कुल, का, उसको वेल जिधर सेड, मर्जी मोड़ ले, बिकॉज दैट वेरी इज गुड। हिज ब्रेड एंड जी बटर। जी जी। ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी है, ठीक है। मैं मोम का नहीं बना, क्योंकि मैंने अपने आप को एनालाइज कर लिया कि एज अ टीम कोच ना, विद माय बबली कैरेक्टर और बीइंग टू इमोशनल ना, आई एम नॉट अ गुड टीम कोच। टैक्टिक्स मुझे सारा पता है, आई हैव ऑलवेज बीन द नंबर 2 एंड टू एनी कैप्टन जो आता था, जावेद की तरह मैं भी भाग के अपने मशवरे देता रहता था। बट सब कुछ जाने के बावजूद ना, मैंने ये सेंस कर लिया कि आई एम नॉट अ गुड टीम कोच। क्योंकि ये मुझे डेरल फॉस्टर आया, और भी जितने भी आए, उन्होंने कहा कि अली, यू गॉट अ क्वालिटी कि आप मेंटोरिंग कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आओ, क्योंकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से बोल सकते हो, तो तुम इधर आओ। तो स्ट्रेट अवे वो मेरे से एक्सपीरियंस थे, तो मैंने वो पिक किया। सो आई वेरी क्विकली मूव्ड ऑन फ्रॉम टीम कोचिंग टू द नेशनल अकेडमी। अब ये देखिए मेरा रिग्रेट, इसमें भी रिग्रेट देखें कि मैंने आज तक कभी पाकिस्तान की किसी टीम को कोच नहीं किया। आई वेंट एंड कोच बांग्लादेश नेशनल टीम, अ टेस्ट टीम। तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त मैं डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि मैंने कोर्स ही नहीं किए हुए थे। क्योंकि कोर्स आपको कोच नहीं बनाते, कोर्स आपको एक डायरेक्शन देते हैं टुवर्ड्स सेटिंग योर गोल्स। कोच आप तब बनते हो, सर्टिफिकेट से नहीं बनते हो 6 दिन के या 5 दिन के। उस कोर्स के दौरान जो आप अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को, ज्यादा इंटेलेक्चुअल जिनका लेवल आपसे ऊपर होता है और जो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, वो जो बातें करते हैं ना, उनको अप्लाई करके आप कोच बनते हो, आप सीखते हो। नॉट बाय दैट 6-7 डेज ऑफ कोर्स। अगर किसी को ये गलतफहमी है तो वो उस तस्वीर की तरह है जिसकी तरफ कभी कभी नजर पड़ जाए और को यार वो देखने कितने अच्छे थे वो लोग, अगर कुछ ऐसा लगाए हों, ठीक है, तस्वीर की तरह अपना सर्टिफिकेट लगा। वो सर्टिफिकेट का मतलब है गो एंड वर्क विद ह्यूमन बीइंग्स। इंसान है वो, उनके दिल है, उनके दिमाग है, उनके इमोशंस है, उनके साथ काम करें। सो आई थॉट आई कुड डू अ बेटर जॉब। अच्छा, चूंकि मैं पैशनेट बहुत था, वो nobody can question my passion। ये तो मैं इसमें मैं नहीं कर रहा, बट माय आपको पैशन, कहने नो वन आपको कैन कहने की क्वेश्चन माय जरूरत पैशन। आपको कि कहने की जरूरत मैं पहाड़ों में भी गया हूं, जहां पे चल के मुझे इस उम्र में भी जाना पड़ा, ठीक है, मैं गया हूं। मैं चवन गर्मी में भी गया हूं, सिंध के भी हर कॉर्नर पे गया हूं, बलोचिस्तान के भी हर कॉर्नर में, पीकेपी के भी हर कॉर्नर पे, एजेके के भी हर कॉर्नर, बिकॉज आई लव्ड क्रिकेट। मैंने पाकिस्तान खेलने के लिए कभी क्रिकेट नहीं खेली थी स्टार्ट। आई स्टार्टेड प्लेइंग बिकॉज आई लव्ड दिस गेम, और इस लव में आई लव द क्रिकेट, कि अगर मैं किसी को हेल्प कर सकता हूं इन डेवलपिंग हिम, मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूं, ना मैं उसका बैट पकड़ सकता हूं, ना कुछ कर सकता हूं। आई कैन ओनली से यू कैन डू इट। द मोस्ट पावरफुल मेरे लिहाज से अगर कोई सेंटेंस है किसी को भी एम्पावर करने के लिए, तो वो यू कैन डू इट।
एंड दैट्स द एंड। You're right. क्योंकि उसने करना है, क्योंकि उसने करना है। हमारे यहाँ हमारा जो रॉटअप है ना, वो एम्पावरमेंट का है ही नहीं। तुम फर्स्ट नहीं आ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, माँ बाप से शुरू होता है ये। सो वी आर नेवर एम्पावर्ड। तो मैंने ये एटलीस्ट कोशिश की कि हमारे जो कोर्सेज है ना, उसमें कोचेस ने कई दफा पसंद भी नहीं किया, क्योंकि मैं जब प्रेजेंटेशन करने जाता था और मैं नोट करता था कि प्लेयर्स की नजरें कोच की तरफ जा रही हैं, हम जवाब दें या ना दें। मेरा सिर्फ एक प्लेयर्स को मैसेज होता था और बाकी एडेड समझ ले स्पाइसेस होते थे कि यार अगर आपको कोच की समझ नहीं आई, प्लीज प्लीज गो एंड आस्क हिम, मुझे समझ नहीं है, या मैं जो आप बता रहे हैं मैं कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, जो आप मुझे रिजल्ट बता रहे हैं वो नहीं आ रहा। बिकॉज कोचिंग इज अबाउट सिर्फ बताना नहीं है, बताने के बाद द अदर साइड ऑफ द पिच जो आउटकम है, और इन द मैच जो आउटकम है वो होना चाहिए। फिर उसमें डिफरेंशिएट भी मैं करता था कि बॉलिंग सिखाना आसान है, बिकॉज द आउटकम इंस्टेंटली नहीं आता। बॉलिंग में आप 4 बॉल नहीं भी इंस्विंग हुआ ना, तो आपने इंस्विंग किया, 5वां हो गया ना, बॉलर कहता है मैंने सीख, ठीक है, और वाइस वर्सा आउट। बैटिंग में इंस्टेंट रिजल्ट आता है। आप उसके साथ घंटा काम करके जाओ, पहला बॉल उससे अच्छा आउटस्विंग पड़ा, निक हुआ, वो बच्चा सोचना शुरू कर देता है मैं तो घंटा कोच के साथ सेशन कर रहा हूं, आई स्टिल निक द फर्स्ट बॉल। तो आपको लोगों के माइंड से खेलना, खेलने से मुराद कि उन्हें एम्पावर करना है, और उन्हें, तो मैंने ये कोशिश की व्हेन आई बिकेम एनसी का कि देखिए हमारे यहाँ ना जेलसी बहुत, कहीं एनवी है कहीं जेलसी। मैं तो ऑलरेडी लेवल 3 कर चुका था ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कुछ छोटा सा मैं क्रेडिट इसलिए इस चीज का ले जाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ लोग नहीं कर सकते थे लेवल 3 बाय चार्ज, $5,000 था, कोई कर सकता था। आज सारे लेवल 3 है, और जो लेवल 3 सर्टिफिकेट के बाद उन्होंने आगे प्रैक्टिकल वर्क में अपने आप को इनोवेट नहीं किया, वो उनका कसूर है। मेरी नीयत हर काम में लोगों को एजुकेट करने की थी, जो किसी भी उस्ताद का काम, कि आपको एजुकेट करते हैं, आपको आप आगे काम करो। ठीक है, नेशनल एकेडमी का पोटेंशियल, बिल्डिंग को छोड़े, जो कॉन्सेप्ट का पोटेंशियल, वो कभी भी अनलीश नहीं हुआ पूरी तरह। उसका सिंपल रीजन है, देखिए आज तक अगर राशिद को पता है, राशिद से मेरी बहुत दफा बातें हुई, एंड ही वाज इन नेशनल एकेडमी, नेवर एवर इन माय लाइफ, 2 बातें मैंने जिंदगी में कभी, एक मैंने अपने कुलीग को कभी नाम से क्रिटिसाइज नहीं, क्योंकि एवरी कोच इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, रिजल्ट्स डिफरेंट है हर एक के लिए, टीम्स डिफरेंट होती है, ठीक है, एक ही पहले। और दूसरी बात कि मैंने कभी भी किसी कोच को इस लिहाज से क्रिटिसाइज नहीं किया कि जी वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और दूसरा, मैंने कभी किसी प्लेयर के बारे में, जिस किसी के साथ भी कम, ये क्लेम नहीं किया कि इसको तो मैंने ये कहा और ये किया और वो। वन मैन कंट्रीब्यूट नहीं करता किसी भी की लाइफ में। राशिद अगर अपने आप को देखें कि क्लब का वो बंदा जिसने ये आइडेंटिफाई किया कि राशिद में पोटेंशियल है और इसे बारी देना शुरू की। मुझे आइडेंटिफाई किया, कारदार साहब के भी उस्ताद थे, डॉक्टर, उनका नाम था इस वक्त भूल रहा हूँ, डॉक्टर कहते थे, तो मुंडे नु देख लो, पहली दफा मैं क्रेसेंट के नेट पे गया जब, वो मुंडे नु खेलना आंदा जे। शहाबुद्दीन तो नहीं थे अली भाई, शहाबुद्दीन तो नहीं थे, शहाबुद्दीन नहीं, क्रेसेंट में डॉक्टर, सो इस वक्त आ जाएगा नाम शायद बातों में। तो उनकी कंट्रीब्यूशन है, क्लब की कंट्रीब्यूशन है, एवरीवन पुट्स हिज बिट्स आपके कैरियर को बनाने में, ठीक है। पेरेंट्स की दुआएं होती है, बहुत सी चीजें। तो ये क्लेम करना मैंने ये किया वो किया, इट्स ऑल रबिश। हमारे यहाँ जो अनलीश नहीं हुई पोटेंशियल, वो इसलिए नहीं। अली भाई इसमें देखिए एक बच्चा हमारे पास आता, अली भाई जैसे आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमारे अंडर 16 या अंडर 19 की जो टूर बाहर होते थे, उसको मतलब कंटिन्यूएशन बहुत कम रही। आकिब रहा कुछ अरसे, या मंसूर राना रहे, उसके बाद देखें तो हर दूसरे टूर पे कोई नया कोच पाकिस्तान अंडर 19 में जा रहा होता है। जिस तरह से कभी मसरूर चले गए, कभी
कामरान चले गए, कभी रहमान भाई चले गए। तो अब जिस तरह से किया है, जावेद अहमद साहब को रखा है एज ए कोच, तो उस जमाने में क्यों नहीं एक एक चीज कर दी गई, यार ये हमारी जूनियर टीम को देखेंगे। तो आप, क्योंकि आप लोग उस वक्त आप सीनियर मैनेजर थे, मुदस्सिर नजर वो थे डायरेक्टर एनसीए थे। देखिए राशिद, जो मैंने आपको सबसे पहले एक बात बता कि अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती तो शायद मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इतनी देर काम नहीं करता। ठीक है, मैं आपको जी बिल्कुल एक आपने चीज कहा। बता दूं, 10 साल पहले 2008 में हमने ये हाई परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट दिया। वो क्यों दिया था, मैं नेशनल एकेडमी की तरफ वापस आ रहा हूं, फिर आपके कोचेस की तरफ भी आता हूं। कि हम कहते हैं कि महीना वो हमारे पास रहते हैं या 8 हफ्ते मैक्सिमम रहते हैं, कुछ हमने 12 वीक्स के प्रोग्राम किया, उसके बाद उन्होंने वापस जाना है। पहली बात तो ये कि जब वो हमारे पास आते हैं तो उसके पीछे बहुत सा हार्ड वर्क रीजनल कोचेस और सपोर्ट स्टाफ का होता है, क्योंकि हमने किसी नूरे को तो नहीं लिया होता, कोई नूरा तो नहीं आता ना हमारे पास, अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद ही आता है ना, तो उसमें किसी की कंट्रीब्यूशन होती है। तो अगर हम उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं तो वो अगर हम कोचेस को भी भेज देते हैं तो कोचेस कहाँ उन्हें काम करेंगे, देयर इज नो प्लेटफॉर्म फॉर दैट। आप कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर को देख लें, उसको बने कितनी देर हो गई है। अब आपको सिस्टम्स का पता है, पीसीबी का, एनएनसी का, और मैं आज उससे बाहर हूं तो मैं पीसीबी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस लिहाज से कि मैं इतने साल काम करता रहा और मैं आज बाहर हुआ तो उसको करूं, बट लेट मी बी वेरी फॉरवर्ड कि डिसीजन मेकिंग उस हेडक्वार्टर से होती थी। जो हमने प्रेजेंटेशन की थी 2020 में, जो कैपिटल सिटीज थी उनमें 6 के 6 परफॉर्मेंस सेंटर्स, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स कंप्लीट हो गए होने चाहिए थे, और फिर छोटे शहरों में छोटे स्केल की एकेडमीज बननी चाहिए। तो बच्चा जब हमारे से वापस जाए और अगर हमने कोई चेंजेस की या नहीं भी की और हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उस कोच को, तो उसे उसकी सारी रिपोर्ट भेज देते थे, बट वो रिपोर्ट को करेगा क्या, क्योंकि उसके पास तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है करने के लिए कि जो वो उसको कंटिन्यूअस रखे। अच्छा, अब आप क्या आते हैं, पहले 16 के बाद 13 का प्रोग्राम उन्होंने बहुत पहले का कहा था, जी 13 का, व्हाट्सएप के जमाने से पहले, लेकिन शुरू हुआ आके ज़का के जमाने में 2-3 साल पहले। उसका सिस्टम बिल्कुल सिंपल था कि बच्चे को यंग एज में पकड़ो, उसकी बेसिक टेक्निक बेहतर करो, ठीक है, उसके बाद वो जब खेलना शुरू होगा तो वो टेक्निक सीखेगा, इन बिटवीन उसके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट आएगी, और मेंटली लोग उसके साथ काम करेंगे, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कंडीशंस में खेलेगा तो वो अच्छा हो जाएगा। मेरा बड़ा सिंपल था, और ये भी प्रेजेंटेशन कितनी बार मैंने कि अंडर 13 का 2 इयर्स, उस वक्त पहले स्टार्ट में हमने अंडर 13 2 साल के लिए, अंडर 16 भी 2 साल के लिए, फिर क्योंकि बच्चों का 1 साल जाया होता था तो हमने, क्योंकि इनका हमारा डोमेस्टिक सिस्टम ऐसा था, जब इन्होंने जनवरी में वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट कराना शुरू कर दिया तो वो अजीब सा वो चक्कर था, तो 1 साल बच्चे का जाया होता, तो हमने कहा फिर 3 साल रख दो 16 में भी। ठीक है 13 के लिए 2 साल, 16 के लिए 2 साल, अंडर 19 के लिए 2 साल, फ्रॉम वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, पूरा स्टाफ, फ्रॉम बैटिंग, बॉलिंग, स्पिन, फास्ट बॉलिंग, एग्जैक्टली लाइक पाकिस्तान। अब जब ये सारे बातें करते हैं कि यार पाकिस्तान टीम में जब आता है तो वो गुआची गां लगता है, वो तो भाई आप लोग भी ग्रेट प्लेयर्स से आप सपोर्ट करते ना सिस्टम को, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कि वहां भी वो सारे दे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी लोगों के लिए। 35 साल के बाद हमारे क्रिकेट में क्या कि मेरे गेम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही ये था कि 35-36 के बाद लोगों के लिए जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने क्रिकेट के दौरान बड़ी मौजें देखी हैं, 4 स्टार होटल, एयर ट्रेवल, उनमें से बहुत से लोग तो शायद 2 स्टार में भी ना ठहर सके जब वो रिटायर हो जाए क्रिकेट से। तो वो गॉड से इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए गेम डेवलपमेंट का जिसमें इनको यूज किया जाए, कुछ एनालिस्ट बन जाएं कंप्यूटर को सीखे जो जिनकी थोड़ी सी एजुकेशन है, कुछ कोचेस बन जाएं, यंग जनरेशन, वो लोग जो 10-10 साल फजूल में 12 मैचेस खेलते हैं फर्स्ट क्लास, इन्हें पहले ले आते कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हो, हमें लगता है आपका पोटेंशियल ऐसा है, तो आप ये क्रिकेट की सारी मौजें करोगे तो आप फील्डिंग कोच बन जाओ। लेकिन उस तरह मैं जाना नहीं चाहता कि फील्डिंग कोच किनको लिया गया, फील्डिंग कोच के लिए यंग फिट और गुड फील्डर को लेना चाहिए था ना, तो मैं उसमें इसलिए नहीं जाना चाहता कि बिकॉज़ आई वाज पार्ट ऑफ दैट, तो मजबूरी के तहत आप कहते हो अच्छा यार उसका तो कर लो, क्योंकि सिफारशी कल्चर आप जानते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला जो था उसमें आप चाहे पहले सिफारशी रख लेते
और ए टीम का 2 साल के। अब उसमें जो अच्छा परफॉर्म करता उसको एलिवेट कर देते फ्रॉम 13 to 16, 16 to 19, लाइक मसरूर आपने कहा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यंग जो है, उसके अलावा और भी रहे उसके साथ दूसरे, तो वो तो अब तक शायद ए के साथ या पाकिस्तानी टीम के किसी के साथ लगा होता, चाहे असिस्टेंट लगा होता, चाहे फील्डिंग कोच लगा होता। तो अगर ये 8 साल पहले 10 साल पहले ये सिस्टम बना देते तो कितने कोचेस, वो लड़ाइयां भी खत्म हो जाती जो हमारे यहाँ आम होती हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है। और वो चीज जो है, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ उससे, क्योंकि मैंने वो फॉर्मूला तो बता दिया है। राशिद, हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है क्या कि उसमें होता क्या है कि हर कोच उस सीट को लेने के लिए ना दूसरे कोच की बुराई करता है प्लेयर के आगे। वो हमारे यहाँ तो टीचर की कोई इज्जत ही नहीं है, तो कोच की भी नहीं है, कोच भी तो टीचर है। मुझे याद है एंजेला मर्कल से किसी ने एक लेटर लिखा, द टॉप ब्यूरोक्रेट्स ऑफ वर्जियो ने, तो उन्होंने कहा कि हमारा पे स्केल भी टीचर्स के बराबर होना चाहिए। एंजेला मर्कल जो जर्मनी की, वो टीचर का पे स्केल सबसे हाई है, हाईएस्ट इन जर्मनी। तो शी रोट डाउन लेटर के नीचे लिखा कि मैं आपको कैसे आपका स्केल उन लोगों के बराबर कर सकती हूँ जिन्होंने आपको जो आज हो वो बनाया है। तो हमने तो खुद कोचेस की इज्जत खराब की है टीवी पे बैठ के कि इस कोच को कुछ नहीं पता, इसको कुछ नहीं पता, जिसका जो मर्जी आती है, जो जिसका फेवरेट है उसके बारे में अच्छा बुरा कह देता है। ऐसा होता है बिल्कुल। मैं हेड था, मैंने क्यों नहीं जाके टीवी पे जाके कहा? मैं टीवी पे नहीं जा सकता था, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर सकता था जी मुझे बुलाएं टीवी पे, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, और भी चैनल्स पे जा सकता था। बट जो आप जॉब कर रहे हो बेहतरी के लिए करो, और उसका सिंपल था, more coaches involved at national level, at regional level, at district level. ये सारे प्रोग्राम्स दिए। आज मैं सुन रहा था अली भाई, आप मुझे बताएं ना, मसरूर की जगह मजीद का जाना, मंसूर राना जो है वन ऑफ द बेटर कोचेस, but you're using him as a manager. Shahid Anwar was in the academy but now being used as an assistant to head coach. तो ये अगर आप रोल करके चलेंगे तो क्या होगा? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो नमाज़, अभी मैं नदीम का सुन रहा था, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मैं सिर्फ जनरली बात कर रहा हूँ कि नदीम ने कहा कि हम ये सारा डेटा रखेंगे, ये रखा। प्रॉब्लम पता क्या है, when people are outside the National Cricket Academy ना, ठीक है, चूंकि वो कभी आके एक्सप्लोर नहीं करते, और अनफॉर्चुनेटली पीसीबी ने एनसीओ को सफेद हाथी कह के या इलिजिटिमेट चाइल्ड कह के ना एक कॉर्नर किया हुआ है, उसमें डंपिंग प्लेस है वो, ठीक है। एनसीए, अगर एनसीए का अपना मीडिया होता, अपनी फाइनेंस सब कुछ होती, ठीक है, तो हम लोगों को बताते कि जो पहला प्रोग्राम जनरल फकीर साहब के दौरान हमने बनाया, और उसमें मैं मिसाक रिजवी की तारीफ करूंगा, जो ओलंपियन था, उसने हमें बहुत हेल्प किया एक सिस्टम देने में, और क्रिकेट की इनपुट हम लोगों की थी, बाकी सबकी भी थी। तो उसमें क्लियरली हर चीज, तो वो आया आजकल, वो हाई परफॉर्मेंस का था ऑस्ट्रेलिया का, बड़ा ही मशहूर है, वो बायोमैकेनिक्स को भी करता रहा है, ऑस्ट्रेलियन हाई परफॉर्मेंस। तो उसने आपने कहा कि हम 9 साल बाद इस प्रोग्राम पे पहुंचे थे जिसपे आप पहला साल पहुंचे, तो हम लोगों में से तो कोई भी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया हुआ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं शुजाउद्दीन साहब टू सी द नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ठीक है। और अगर कोई सही जगह जिसने जाना है उसको भेजते नहीं। आपने खुद बता दिया है कि मंसूर राना शुड हैव बीन द असिस्टेंट कोच, ठीक है, और शाहिद असलम ऑलरेडी असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर ऑपरेशन रह चुका था, उसे मैनेजर ऑपरेशन ही रहने देते, और टॉप ऑफ दैट मेरे ख्याल में उसे मैनेजर ऑपरेशन रहने देते, मंसूर को असिस्टेंट कोच रखते अगर इन्हीं में से रखना था। एंड यू शुड हैव हैड अ गुड डिप्लोमेट या एक एजुकेटेड आदमी एज अ मैनेजर। तो अली भाई, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल हेडक्वार्टर से ही होता है, चाहे डायरेक्टर कोई भी हो जाए। जी, जो बात की है आपने, आमिर सोहेल जिस जमाने में आए थे, याद होगा आपको, उस जमाने थोड़ी बहुत कोशिश की थी कि ये आ जाए यहाँ पे, कि मार्केटिंग इनकी अपनी होनी चाहिए, कंट्रोल है, ये पैसा अपना एनसीए का होगा तो कंट्रोल भी अपना होगा। लेकिन जिस तरह का माजी रहा है हमारा क्रिकेट का, वो तो पावर तो नहीं जाने देंगे अपने हाथ से। आप लोगों ने भी कोशिश की, और उससे पहले भी लोगों ने कोशिश की इसको
क्योंकि फाइनेंस करना और उसको खर्च करना कोई भी चेयरमैन इसको जाने नहीं देगा अपने हाथ से। आपका क्या इसके अंदर? वैसे मैं आपको एक छोटी सी ना इन वेरी शॉर्ट में आपको एक बता दूं। एक्चुअली ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का कॉन्सेप्ट और ये जो आपने आमिर का कहा ना मार्केटिंग में, ये ऑलरेडी नसीम अशर के जमाने में मुदस्सर के होते हमने शुरू कर दिया था। और अब मुझे अच्छी तरह याद है कि असद मुस्तफा साहब क्वेटा थे, तो उनका कोई मसला हुआ होता तो हमने स्पेशली कह के उन्होंने कहा यहाँ तो हमने रख लिया, जैसे कहा हमने कहा कि आप एनसीओ को दे दें, हम टिकटिंग वगैरह सारा यहाँ पे कराते हैं। और वो इतने एक्सपीरियंस था असद मुस्तफा को, बड़े अच्छे तरीके से आके करते। बात ये है कि मैंने एक प्रेजेंटेशन दी टू उसने जो थे अपने पीपल्स पार्टी वाले चेयरमैन साहब के बाद जो थे ज़का अशरफ, उन्होंने बुलाया ये जो इंग्लैंड का कोच था उसको पीटर को बुलाया, जिसके साथ लड़ाई हो गई थी इसकी, तो दोनों को सैक कर दिया गया था, इंग्लिश कैप्टन को और पीटर मोर। तो मैंने उसको एक प्रेजेंटेशन दी, तो सारे बैठे हुए थे, कोचेस, पाकिस्तान के कोचेस, जावेद, सब पूरा हरा। तो उसने प्रोग्राम देखा, तो उसने देखा और उसके बाद ज़का साहब ने उसको पूछा कि डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? उन्होंने कहा नो, परफेक्ट प्रोग्राम। और उसने फिर मेरे से सवाल किया, अली हाउ मेनी टाइम्स ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है और इसका रिकॉर्ड रखा है? मैंने कहा रिकॉर्ड सारा हमारे पास पड़ा और इम्प्लीमेंटेशन इसकी हुई है 2000 में ये पहला, 2001 में ये पहला प्रोग्राम हुआ विदाउट दिस बिल्डिंग, हम होटल में ठहरे। उसके बाद 2002 में नहीं हुआ, 2003 में ये बिल्डिंग बन रही थी लेकिन फुल फ्लेज प्रोग्राम नहीं हुआ। 2004 में हुआ जब पहली दफा सईद अनवर, आकिब जावेद और रमीज थे, ठीक है। मैं कहा ये 2 हो गए। उसके बाद 5 में नहीं हुआ, 6 में नहीं हुआ, 6 के एंड में बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में समर में मुद्दा आया, तो 7 और 8 में हुआ, ठीक है। तो ये 4 प्रोग्राम हुए और ये प्रेजेंटेशन मैंने की थी 2012। तो 12 साल में मैं कह रहा हूं कि 4 प्रोग्राम हुए सिर्फ, जिनको पूरे 12 वीक्स की इजाजत दी गई। इन बिटवीन फिर अंडर 16 आई, ये आया, और फिर उसमें मैंने एक और बात की। और हर नेशनल कोच जो आता है ना, वो ये बात सुनता है और एग्री करता है। मैंने 2 बातें मुझसे की। मैंने कहा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ओनली वे नेशनल क्रिकेट एकेडमी विल बी रिकग्नाइज्ड कि ये बच्चा वाकई हमने थ्रू आउट डेवलप किया है, कि आप अंडर 13 से इसकी टीम बनाए एनसीए की, और वो हर नेशनल टूर्नामेंट में कंपीट करे। आप करीम को ले लें, कोई बाकी भी 12 तो होते रहेंगे, तो 13 से 16 से वंस वो 19 से प्रोफेशनल बन जाता है ना, उसको छोड़ दे कि अब जाओ, अब आप डिपार्टमेंट की तरफ से खेल सकते हो या रीजन की तरफ से खेल सकते हो, परफॉर्मेंस दोगे तो हमारे हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम में दोबारा आ सकते हो। एक तो ये बात कि वो करना चाहिए। दूसरा कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट होनी चाहिए एट रीजनल लेवल। तो रिकग्निशन और आपका अपना सारा सिस्टम होना चाहिए। आपके पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि आपने कौन से प्रोग्राम करने हैं। बजट तो हम ही देते थे, लेकिन बजट पे बजट बार बार अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी। तो वहां पे कोचेस बैठे हुए थे, तो ये सब एग्री करते हैं। मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स है पाकिस्तान में, एक डायरेक्टर एकेडमी, एक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, और एक पाकिस्तान का हेड कोच। पाकिस्तान के हेड कोच के अंडर 13, 16, 19 और वो आएंगे, वो रिपोर्ट उसको करेंगे। उनकी जो भी रिपोर्ट है वो असेसमेंट करके डायरेक्टर एकेडमी को भेजे, क्योंकि अगर उन्हें रिप्लेस करना है तो उनकी जगह जो कोचेस डायरेक्टर एकेडमी के अंडर है फ्रॉम रीजन, किसको देना है, उन टीम्स को। तो उसकी रिपोर्ट एक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को। जी अली भाई, नाउ दिस इज वेरी क्लियर। मुझे लास्ट एक चीज बता दें, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड विद माय एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस क्लिनिकल मेडिसिन में भी और बायोमैकेनिक्स में, किनेसियोलॉजी में, कि आप लोगों की जो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी और जो आपका स्पोर्ट्स मेडिकल डिपार्टमेंट है,
वो ठीक है कि आप टर्म्स जरूर यूज हो रही हैं, डेजिग्नेशन जरूर यूज हो रही हैं, बट शायद हम उसको मॉडर्नाइज नहीं कर सके, एंड दैट हैज इम्पैक्टेड एंड एट टाइम्स दैट हैज इंटरप्टेड careers of very promising, really promising youngsters. तो हमने नहीं मेडिकल पैनल पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लेवल पे हम उस लेवल तक नहीं गए कि कोई एक फेलोशिप हो फिजियोलॉजी का, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में कोई रिहैबिलिटेशन की टाइप्स हो, कोई कैनेटिक्स हो, बायोमैकेनिक्स की आपकी लैब जो बन रही थी उसको प्रॉपरली एंगेज किया जाए, नॉट ओनली फॉर टुंड मारने वाले एक्शन बट फॉर द अदर एस्पेक्ट्स यू आल्सो नो. सो हम शायद ये नहीं कर पाए, और ये अभी भी एक बिलिगर्ड किस्म का आपका डिपार्टमेंट ऑफ ये है, मेडिकल डिपार्टमेंट है वहाँ. वर्ड ऑन दैट. देखिए डॉक्टर साहब, हर आदमी की अपनी पर्टिकुलर एबिलिटी, ठीक है ना. अच्छा, आप उसको उस पे असेस करें, आप उसको उस पे असेस करें. जैसे इवन इंसान को ना अल्लाह पाक ने उसके लेवल पे असेस करता है. ऐसा नहीं है कि एक दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान है और हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी है, उसको भी अल्लाह पाक उस लेवल पे चेक करेगा जो कि एक पेंडू को चेक करेगा. नहीं, अल्लाह पाक ने ये जिक्र किया हुआ है कि हर इंसान को उसके लेवल पे अल्लाह पाक को पता है कि कैसे चेक करना है कि उसने क्या गुनाह किए हैं, उसकी क्या एबिलिटी, उसने क्या अच्छाइयां की. ये मैंने अल्लाह पाक का जिक्र किया. उससे ज्यादा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र किया हुआ अपने बातों में. जब सहाबा से बात की, सहाबा ने किया हुआ, तो क्लियर ये है कि देखें, कोई भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार है. जो एट द टॉप है, हाँ, उन्हें देखना ये है कि डॉक्टर सुहेल इज गुड, डॉक्टर रियाज इज गुड, बट वो इस पर्टिकुलर जगह पे अच्छे हैं. बट वी ऑल्सो नीड डॉक्टर नुमान या डॉक्टर शहरियार, वॉट एवर नेम, या डॉक्टर राशिद या डॉक्टर अहमद, जो कि पूरा पैनल फॉर्म करते हैं. इस बंदे ने इसको लुक आफ्टर करना है. मैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स को किसने देखना है, फिजियोलॉजी को किसने देखना है, इंजरीज प्रिवेंशन को किसने देखना है, इंजरी रिहैब को किसने देखना है. तो तब पैनल बनेगा ना. यहाँ पे तो जिम चेंज नहीं होते 6-6 सालों में. हम अभी वो जिम यूज कर रहे हैं. अंदाजा लगाएं कि कराची हाई परफॉर्मेंस सेंटर की इनॉग्रेशन हुई तो इमरान खान के जमाने में जो पता नहीं 1970 या किसमें वो नॉटिलस का सामान आया हुआ था, उसी को पेंट पूंट करके रख दिया गया. जी कराची में आया था, बिल्कुल आके यूज करते. अंदाजा लगाएं यार. यहाँ पे जिम नहीं है और आपके पास इक्विपमेंट, आपके पास बायोमैकेनिक्स आई. चलो जी, किसने कहा कि बायोमैकेनिक्स कोई एक्सपर्ट नहीं था? आप बताएं, हमने कभी एडवर्टाइज किया किसी बायोमैकेनिक्स को? भाई हम तजर्बाती तौर पे कर रहे हैं. उस 4-3.5 करोड़ को हमने जाया कर दिया, रादर देन कि हम लोगों को बुलाते, स्टूडेंट्स को बुलाते, कॉलेजेस में जाते. और मैं गया भी एनईडी में कि आप इनके कोर्सेज शुरू करो, शॉर्ट कोर्सेज, शॉर्ट प्रोग्राम्स आके करो. जब मैं गया हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो एरन चिन था वहां पे, हमने उससे हायर भी कर लिया था. वो बायोमैकेनिक्स, एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, डॉलर फॉस्टर ने बताया. वो उस वक्त पता किस चीज पे कर रहा था, और ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. वो कि ये जो मार्कर्स लगा रहा था ऑन द बॉल, कि ये बॉल कैसे स्पिन करते हैं, व्हाट आर द रीजन कि रेवोल्यूशन ज्यादा होती है. तो मैंने उससे ऐसे ही एक सवाल किया कि मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि ये जो 7 डिग्री और ये डिग्री है, तो क्या अब ये आप चेंज क्यों करने जा रहे हो? उसने कहा अली, लेट मी टेल यू, एवरी ग्रेट बॉलर who looked legitimate was very close to 15 degree. And every ordinary off spinner was close to 7 to 9. ठीक हो गया. इसलिए मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं. तो हमें तो शौक ही नहीं डेवलपमेंट का. द मोमेंट डेवलपमेंट का वर्ड आता है ना, उसके साथ ना हम करप्शन का वर्ड लगा देते हैं. इसमें बंद अली भाई, थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू अली भाई. अली भाई थैंक यू वेरी मच. अमेजिंग और सो नाइस ऑफ यू अली भाई. और वी विल कीप ऑन बॉदरिंग यू. और आपने ये जो एक बड़ा जबरदस्त हमें कैनवस में एज ए क्रिकेटर हमने अली जिया को देखा, एज ए ह्यूमन कम्युनिकेशन में, एज ए मैच रेफरी,
फिर आपकी अपराइटनेस नजर आई, फिर आपके थिंकिंग प्रोसेस नजर आया, फिर आपका ये कि व्हाटएवर यू डिड यू टेक प्राइड इन योरसेल्फ बिकॉज you have your self belief and you have your competence. Thank you so very much, Ali bhai. डॉक्टर साहब, बिफोर यू फिनिश, एक रिग्रेट है, वो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ. Whoever is responsible about that, वो 5 साल में मुझे एक रिग्रेट था कि यार मेरी क्रिकेटिंग सर्विसेज को एक्नॉलेज नहीं किया गया. आई डिडंट गेट इनफ अपॉर्चुनिटी एट द अपर स्टेज. कौन बता सकता है, हमारे यहाँ पहले डिसाइड होता है ये उस लेवल पे नहीं खेल सकता, ये नहीं खेल सकता. वो रिग्रेट था, वो मैंने ना आंख से हटा दिया. जैसे मैंने बताया, शीशे के सामने किया. माय बिगेस्ट रिग्रेट कम्स कि मैंने कोचिंग में बहुत कोशिश की, ईमानदारी से कोचेस को हेल्प किया, जो क्रिकेटर्स तो उनको इधर लाने के लिए, और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ पूरी टीम थी. इनफैक्ट देवर पीपल वर अहेड ऑफ मी. चाहे आमिर सुहेल से मेरे कितने भी डिफरेंसेस हो, जब पहले दिन मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने कहा था किसी क्रिकेटर को नुकसान नहीं पहुंचाना, एंड ही डिड दैट. वो कोई बेवकूफ नहीं है. He was quite intelligent in the game also, आमिर सुहेल. So वो भी करना चाहता था, मुदस्सिर ऑब्वियसली करना चाहता था, इत्तेहाद साहब भी अपनी पूरी कोशिश करते थे, हारून भी करना चाहते थे. बट असल बात ये है, मुझे ये रिग्रेट है कि एट द टाइम जो भी सर्कमस्टांसेस है, वो किसी और दिन बात करेंगे उस पर. वो टाइम अभी ठीक नहीं, इसलिए कि लोग कहेंगे अभी हटा है तो ये बातें करना शुरू किया. श्योरली वो मैं आपसे खुद कहूंगा कि मैं उस पर बात करूंगा आपके साथ. बट माई बिगेस्ट रिग्रेट इज मैंने दिल से पीसीबी के लिए और अपनी क्रिकेट में अपने डिपार्टमेंट्स के लिए काम किया. ना मुझे वो क्रिकेट में एक्नॉलेजमेंट मिली. माय बिगेस्ट रिग्रेट है कि जब मैंने पीसीबी छोड़ा तो उन्होंने मेरी सर्विसेज को एक्नॉलेज नहीं किया. अली भाई, जाते जाते ये आपने जो बात कर दी है ना, अब राशिद और मैं आपको बड़ा क्लियर बताते हैं कि हमारा ना कभी कोई एजेंडा होता है, और वी जस्ट वांट, वी कॉल स्पेड अ स्पेड. मैं आपको अलग ऐलान कहता हूं कि आई हैव नेवर सीन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेटर विद सच नॉलेज, एंथुसियाज्म, पैशन और एक एबिलिटी, हार्ड वर्क. और आई हैव आल्सो बीन प्रिवी टू योर हेल्थ इश्यूज, एंड डिस्पाइट दैट जो आपने जितना कमिटमेंट के साथ काम किया है, डेडिकेशन के साथ, मैं और राशिद एक्नॉलेज करते हैं. एंड जस्ट रिमेंबर दैट कि हम दो नहीं है, सिर्फ बहुत लोग हैं जो कि इस बात को एक्नॉलेज करते हैं व्हाट योर सर्विसेज हैव बीन टू पाकिस्तान. थैंक यू अली भाई, जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अली भाई. ग्रेट रिस्पेक्ट. Got banned.